पिछले लेक्चर में मैंने आपको केस नंबर 3 सिखाया था, पीएच ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। पीएच ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको सिखाया था, लास्ट लेक्चर में ये सवाल था। पीएच ऑफ अ 10 टू द पावर ऑफ -6 मोलर एसिटिक एसिड, जिसका Ka और pKa दोनों ही दे दिया था, इसका हमें पीएच निकालना था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। इसका सॉल्यूशन ये था, मैंने आपको बताया भी, Ka इंटू सी की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -12 से बड़ी है। आप देख सकते हैं Ka इंटू सी की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -11 आ रहा है, यानी 10 टू द पावर ऑफ -12 से बड़ा है। तो ऐसे में अपने को वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेना है या नहीं लेना है ना? तो ऐसे में अपने को वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेने की यहां जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर ये ज्यादा होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि H2O का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लेना होता है। और Ka अपॉन C से अपने को अल्फा मिल जाता है, जिसकी वैल्यू अगर 10 टू द पावर -3 से छोटी होती है तो 1 माइनस अल्फा को 1 कंसीडर करते हैं। तो ये सारी बातें थी जिसमें अल्फा हमें कंसीडर करना था, 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिख सकते थे। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक बनाते हुए सॉल्व किया था और वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा। मैं इसी केस पे, अगले केस में ना जाते हुए, मैं इसी केस में एक और सवाल रखना चाहता हूं, जो सवाल आप सभी को मैंने ग्रुप पे सेंड किया। यानी अभी भी मैं पीएच ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड का एक और अच्छा सवाल हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि हमें इससे ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी। अब वो सवाल क्या है? वो ये सवाल आप सभी को मिल चुका है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर फिनॉल हमारा एक वीक एसिड है। फिनॉल एक वीक एसिड है और उसका Ka गिवन है, C गिवन है, मुझे उसका पीएच निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, चलिए जानते हैं। अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, इस सवाल को अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? देखिए एक बार जल्दी से और बताइए मुझे क्या करना चाहिए मुझे इस सवाल में। केस तो वही है, एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड का पीएच निकालना है। कैसे निकालें? अच्छा, अगर मैं ये सोचूं कि इसमें वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट ये सब लगेगा या नहीं लगेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी मुझे सोचना चाहिए। तो इसको सोचते हैं, चलिए देखते हैं, रफ वर्क कुछ करते हैं थोड़ा सा। तो यहां साइड में हम लोग कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क अपना यह है कि हम Ka इंटू सी चेक कर लें। तो Ka की वैल्यू है 1.30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 और C की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। तो ये बन गया 2.6, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये -10 था ना, तो ये हो गया -15। तो Ka इंटू सी 10 टू द पावर ऑफ -12 से छोटा है। तो Ka इंटू सी यहां पर 10 टू द पावर ऑफ -12 से छोटा है। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे, यानी वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करें या ना करें, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अल्फा के लिए। तो Ka अपॉन C की वैल्यू चेक कर लेते हैं। Ka की वैल्यू है 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 और C की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। तो ये कुछ बन जाएगा 1.3/2, इससे हमें क्या लेना देना, ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -5। यानी कि अब की बार ये 10 टू द पावर ऑफ -3 से छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 ले लेंगे। यानी पहले वाले सवाल का जस्ट उल्टा, वहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लिया गया था और 1 माइनस अल्फा को लिया, कंसीडर किया गया था, यूनिटी नहीं कंसीडर, अल्फा नेग्लिजिबल नहीं लिया। अब की बार अल्फा को नेग्लिजिबल लेना है, लेकिन वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है।
और साथ में वीक एसिड है। आपको अगर याद हो तो मैंने 10⁻⁻8 मोलर HCl वाले सवाल में आपको एक बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच सिखाया था, कैसे गलत तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7 जो कि बिल्कुल गलत था। इसके बाद मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे। एक मेथड मैंने सिखाया था जिसमें हम लोगों ने 10⁻⁻8 प्लस x इंटू एक्स बराबर KW NCERT वाला मेथड यूज कर लिया था। और एक मैंने आपको बिल्कुल नया मेथड बताया था जो कि गारंटी है आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। किसी किताब में नहीं मिलेगा का मतलब जिस स्टैंडर्ड पे आप हैं उस स्टैंडर्ड की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, चाहे वो जेई मेन जेई एडवांस किसी में भी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर की क्लासों में जाओगे तो बिल्कुल मिलेगा, साफ साफ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी नाम का कंसेप्ट। मैंने आपको दो मेथड सिखा रखे हैं किसी भी एसिड का पीएच निकालने के लिए, चाहे वीक के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए। यहां पर ये वीक है, यहां पर अगर आप एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट भी लगाओगे ना तो भी फंसोगे। यहां पर अगर आप एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट लगाओगे, एनसीईआरटी में जो 10⁻⁻8 HCl को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं ऐसे टाइप का सवाल नहीं छापा है। अब जरा आप ऐसे सवाल पे भी एनसीईआरटी वाला मेथड लगाइए तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप अगर थोड़ा गलत तरीके से भी सॉल्व करेंगे ना तो डेसिमल का पहला प्लेस तक का आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ कहां होगा आपका, डेसिमल का दूसरा तीसरा प्लेस, यानी एग्जैक्ट पीएच निकालने में गड़बड़ होगा। तो अब उस क्वेश्चन को हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों के पास सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो क्या, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं। पीएच की वैल्यू आएगी 6.9498। पीएच की वैल्यू आएगी 6.9498। अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो जरूर रिपोर्ट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, यहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आपका आंसर मैच किया या नहीं। चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया हम सब लोग एक साथ सॉल्व करते हैं इसको। फिनॉल को मैं PHOH लिख लूं तो ये बन जाएगा फेनॉक्साइड आयन और साथ में बन जाएगा H+ आयन। C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, और वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगेगा तो वो भी ब्रेक होगा, OH माइनस आयन और साथ में H+ आयन। अब देखिए मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी वाला मेथड काम नहीं आएगा। देखिए वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड में एक स्ट्रॉन्ग वेरी डाइल्यूटेड एसिड था, तो वहां पर आपने क्या किया था कि इस स्ट्रॉन्ग वाले एसिड का कॉमन आयन यहां लगाकर इसका x मान लिया 10⁻⁻8 प्लस x, और ये भी x, और इसका प्रोडक्ट KW के बराबर कर दिया। अब अगर आप ऐसा करोगे तो पहली बात तो ये वीक एसिड है, और आप यहां पर C अल्फा लाओगे तो अल्फा नहीं मालूम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर आप KW के फॉर्म में करोगे तो Ka का तो कोई मतलब ही नहीं आया। हालांकि Ka की जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि अल्फा आप निकाल ही नहीं पाओगे बिना Ka की मदद के। अब अगर हम यहां पर जाते हैं और इसमें 10⁻⁻7 ऐड करते हैं यहां वाले पे, तो C अल्फा प्लस 10⁻⁻7 मान लीजिए मैं ऐड कर दूं, और फिर साथ में ये ले आऊं C अल्फा, और फिर वो Ka के बराबर कर दूं, तो क्या लगता है आंसर आएगा? अल्फा तो फिर भी फंसेगा, अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक मेथड ऐसा है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी वाला, जब आपको बिल्कुल करेक्ट अप टू 3-4 डेसिमल प्लेस तक बिल्कुल आंसर मैच करना है, तो ये मेथड से अच्छा मेथड आयनिक इक्विलिब्रियम में और कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी क्या कहता है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी
बाय प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रैलिटी। आइसोन्यूट्रैलिटी का प्रिंसिपल यह कहता है कि नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेट केटाइनिक कंसंट्रेशन नेट एनाइनिक कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो ये कंसंट्रेशन फेनॉक्साइड आयन और साथ में OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। फेनॉक्साइड आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे आते हैं फिर। तो ये जो हमारा नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन था, ये फेनॉक्साइड आयन और OH माइनस आयन की जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा? OH माइनस आयन की जगह पर हम यहां पर लिख सकते हैं KW अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। अब यहां से आप फेनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकाल लो। यहां से फेनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस KW अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखते जाओ ध्यान से, सब कुछ समझ में आने वाला है। यह हो गया था आपका इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी सब एक एक करके आप लोग सब सॉल्व कर लोगे। फेनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आ चुका है। चलिए इस वाले का Ka अगर आप लिखेंगे तो फेनॉक्साइड आयन इंटू H प्लस आयन अपॉन फिनॉल, यही लिखेंगे। और इस फिनॉल के कंसंट्रेशन में 1 माइनस अल्फा को 1 लिखेंगे, क्योंकि देख लीजिए अल्फा को आपको नेग्लिजिबल लेना है। और वैसे भी समझिए फिनॉल एक वीक एसिड है, अगर इसमें से आप कुछ डिसोसिएट करेंगे तो C में से क्या डिसोसिएट कर रहे हैं? C अल्फा। फिनॉल के रेस्पेक्ट में फेनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो C के रेस्पेक्ट में C अल्फा बहुत छोटा है, तो C अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया। इस बात को थ्योरेटिकली भी समझा जा सकता है, इस बात को कॉन्सेप्चुअली जो मैंने उधर समझाया है आपको, ठीक है, कि कब 1 माइनस अल्फा को 1 लेना है, कब अल्फा को नेग्लिजिबल नहीं लेना है, ये सारी बातों से ये प्रूफ हो जा रहा है। तो अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यहां पर Ka इज इक्वल टू लिखेंगे फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन का मतलब क्या हो गया? H प्लस आयन माइनस KW अपॉन H प्लस आयन। देखिएगा ध्यान से, इनटू साथ में क्या आएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये तो फेनॉक्साइड आयन कंसंट्रेशन था, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और अपॉन में फिनॉल का कंसंट्रेशन। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 2 माइनस KW डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा में अगर अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे आप तो ये C ही बचेगा, C ही बचेगा। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं कि A की वैल्यू मुझे सवाल में गिवन है 1.30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 और C की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 और ये C की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, तो ये बन जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर ऑफ -14। देख लीजिए आप सभी लोग, यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -14। देख लीजिए 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -14। कैलकुलेशन का काम तो लगेगा यहां पर। अगर आपको टेढ़े सवाल दिए जाएंगे और वहां पर अगर किसी ने बोला इंटीजर के प्लेसेस भी बताने हैं, डेसिमल प्लेसेस भी आपको फिल करने हैं, तो सवाल अच्छे हैं। और आपको अगर बिना कॉन्सेप्ट के आप अगर तुक्के मार के पुराने वाले गलत मेथडों से सॉल्व कर रहे हैं और आप अगर अप्रोक्सीमेटली आंसर ले भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत फील होगा और आगे चलकर जहां डेसिमल प्लेस में भरने की बात आएगी वहां तो आप निश्चित ही गलत करोगे। तो आपको पहले सही मेथड मालूम होना चाहिए, सही अप्रोच मालूम होना चाहिए, और अगर सही अप्रोच एक से ज्यादा है तो ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है जिसमें कम समय में जल्दी आंसर आ जाए। तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अच्छा 0.26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 लिख देंगे, तो ये 1.26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 लिख दो सीधा।
H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 1.26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14, यानी ये हमारा आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और देखिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर आ गया फिर pH में तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1.26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। अब आप रूट में 1.26 की वैल्यू आप निकाल लीजिए और pH इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस हाफ लॉग 1.26, या तो यहां पे लगा दीजिए या तो लॉग ही ले लीजिए सीधा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये जो आंसर आएगा जो मैंने पीछे आपको बताया 6.9498, 6.9498 आएगा, ये करेक्ट आंसर है। आप गलत मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो आप राउंड ऑफ करके 6.9 बोल दोगे, मुझे मालूम है, और इसीलिए कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि इस मेथड से क्यों किया, उस मेथड से क्यों नहीं किया, क्योंकि आंसर लगभग सेम आ ही जाता है। तो ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि हम कौन सा मेथड लगाएं जिससे हमारा आंसर जल्दी आएगा और कौन सा सही मेथड है। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत, क्वेश्चन ये समझ में आया? एक बार जल्दी से देखिए और बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? सभी को प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हायर क्लास का कंसेप्ट है और हम लोग को नहीं समझ में आएगा। हम अगर चीजों को समझना चालू करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर किसी आसान चीज से अगर अपने क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही क्या है ना। चलिए, क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छे। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखिएगा, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और देखिए, इस बार क्वाड्रेटिक भी नहीं बनाना पड़ा, आसानी से सब कुछ सॉल्व होता चला गया, ठीक है ना। तो मैंने इस केस नंबर 3 में आपको ऐसा सवाल भी करा दिया जिसमें वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाना था और अल्फा को कंसीडर करना था, तो इस तरह से सॉल्व भी किया। अब जब वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं, H प्लस आयन बराबर C अल्फा, धराचार्य लगाया, सॉल्व कर दिया, रूट निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा हमने ऐसा सवाल भी किया जिसमें कि हमें यहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ गया और 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए, आपको बहुत ज्यादा अगर कोई परेशान करेगा तो क्या परेशान कर पाएगा भाई? वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट भी लगवा दोगे और ये अल्फा को भी नेग्लेक्ट नहीं करवाओगे, अल्फा भी लगवा दोगे, करेंगे ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे यहां पर सॉल्व करने में अगर मैंने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्वाड्रेटिक नहीं बना, अगर मैं अल्फा को नेग्लेक्ट ना कर पाता तो क्वाड्रेटिक बनता, तो उसमें भी धराचार्य लगाकर उसके रूट निकाल लेते तो फिर आंसर आ जाता, थोड़ा लेंथी हो जाता। बट ये मेथड मैं आपको ये बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी, कभी भी इस मेथड से सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। लेकिन जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे, आप में से कोई भी अपने स्कूल लेवल के किसी भी सवाल में प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी का यूज नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो एनसीईआरटी वाला मेथड है, क्योंकि स्कूल टीचर आपको तभी नंबर देंगे जो उन्होंने कभी पढ़ा होगा। तो उन्होंने एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन पढ़ा है और वो आपसे वही डिमांड कर रहे हैं, तो बेहतर है। पहली बात तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन स्कूल लेवल पे कभी आएगा ही नहीं, है ना। कोई टीचर ये दे के अपने लिए थोड़ा फंसाएगा है नहीं। तो स्कूल लेवल पे बिल्कुल सिंपल सवाल आएंगे, कभी वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कभी अल्फा नहीं लगेगा, और सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर या थोड़ा बहुत वीक में ऐसा देंगे कि अप्रोक्सीमेशन लेके ही आंसर आ जाएगा। तो आपको स्कूल लेवल पे किसी भी सवाल को लेकर
ये प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला केस है केस नंबर 5, पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तब मैं कैसे उसका पीएच निकालूंगा? मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं वाटर को वीक एसिड मान लूं और स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी मिनरल एसिड ले लूं, तो ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं। वहां पर हमने HCl में वाटर में HCl डाला था और फिर वहां पर हमने HCl और वाटर की वजह से जो KW का रिलेशन था उसको लेकर पूरा सॉल्व किया। बट बात यह है कि अब वाटर नहीं है। मान लीजिए HA नाम का कोई वीक एसिड है और HX नाम का कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप ऐसे में ऐसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और पीएच कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मुझे यहां बोला गया कि HX नाम का एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो तो 100% डिसोसिएट होगा X माइनस और H+ में। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है, तो इसका कंसंट्रेशन यहां पर C1 और यहां पर भी C1 होगा। अब HA नाम का एक अगर वीक एसिड है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा A माइनस और H+ आयन में, A माइनस और H+ आयन में। अब इसका कंसंट्रेशन अगर C है या C2 है, कुछ भी ले लीजिए आप, 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया C अल्फा और ये हो गया C अल्फा। अब आप देखिए H+ आयन कंसंट्रेशन में यहां आपको कॉमन आयन इफेक्ट मिल गया, तो ये हो गया C1+। अब इसकी तो बात ही नहीं करनी, इसमें कौन सा रिवर्स जाएगा, हालांकि कंसंट्रेशन तो वही कॉमन ही एक ही रहेगा, और ये यहां पर भी आप C1+ C अल्फा कर दीजिए। तो ये हो गया आपका टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे क्या सर अब की बार इक्विलिब्रियम बैकवर्ड नहीं जा रहा? ये वही केस है, ध्यान से देखिएगा। C1 10⁻⁻8 वाला और C अल्फा X, तो 10⁻⁻8 प्लस X और ऐसे ही लगा देंगे। अब KW नहीं है तो क्या हुआ, KA के बराबर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? H+ आयन कंसंट्रेशन जो टोटल आ रहा है वो H+ आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन वीक एसिड से आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम H+ आयन कंसंट्रेशन जो टोटल है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला C1 और वीक एसिड से मिला C अल्फा। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको C पता होगा, आपको C1 भी पता होगा, आपको अल्फा अगर मिल जाए तो H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया और इसकी मदद से आप पीएच निकाल लेंगे। अब बात आती है कि हमें अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा कैसे आएगा? तो देखिए Ka इज इक्वल टू A माइनस इंटू H+ आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA, यही तो करेंगे आप। और ऐसा करने पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है C अल्फा C1 प्लस C अल्फा अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब आप अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा Ka और C की वैल्यू। अगर ये Ha बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नेग्लेक्ट कर देना, नहीं है तो लगाए रखना। तो ये हमारा Ka बन गया, C से एक C तो कैंसिल हो गया है ना, तो Ka बराबर ये अपना आ गया C1 प्लस C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक जनरल मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पर आपको इस सवाल में Ka की वैल्यू गिवन होगी, C1 गिवन होगा, C भी गिवन होगा। क्या आप अल्फा नहीं निकाल लेंगे? बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक बनेगा। और अगर 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्फा जैसे ही यहां से आपका आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू आप यहां लगा देंगे और इससे आपका H+ आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा
जिससे आगे आपका पीएच आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप लोगों को यह मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है? एक वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो क्या होगा? आप जो जो सोच सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाना, आप वो सोचिए और सब कुछ आयनिक में लगा दीजिए कि सर अगर ऐसा केस होगा तब कैसे पीएच निकालोगे आप, ऐसा केस होगा तब कैसे पीएच निकालेंगे हम। तो ये सारे केसेस मिलके ही आपका पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच का कंटेंट फुलफिल कर देगा। चलिए देखिए जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई कुछ पूछना है आपको यहां तक में? कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, तुरंत लिखिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल देखिए सीरियल वाइज सिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पीएच में दो बड़े टॉपिक अपने को पढ़ने हैं अभी। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे कि आज स्टार्ट हो जाए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन, और उसके पहले तक पीएच के नाम पर आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप के केस को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि कौन से अप्रोक्सीमेशन लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, कौन सा मेथड यूज करना है, और हर सवाल आपको कोई ना कोई केस जैसा दिखना चाहिए जो आपने क्लास में पढ़ा है। चलिए, तो अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब देखिए होता यही है कि हर स्टूडेंट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात का आता है। अब मैं आपको सारे केस वाइज अभी पढ़ा रहा हूं, अभी अगर मैं सवाल दूंगा इसी पर बेस्ड आप तुरंत कर दोगे, लेकिन जब मैं आपको 1 महीने बाद सवाल दूंगा तो आपके सारे केस हो चुके हैं मिक्स। तब आपको यह जज करने में थोड़ी मुश्किल आएगी कि आखिर ये वाला सवाल किस केस से मिलता जुलता है, ऐसा सवाल हमने लगाया था कि नहीं लगाया था। और ये चीज आने के लिए इसमें आप ही अपनी मदद कर सकते हो, और वो सिर्फ रिवीजन के थ्रू। आपको प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है। आपको हर क्वेश्चन पढ़ते हुए सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकालना है। आपको हर सवाल को पढ़ते हुए उस सवाल को इस नजर से देखना है कि हां ये सवाल इस केस से मैच करता हुआ है या नहीं। उसी सवाल में आपको, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो आप उसमें और भी चीजें सोच सकते हो कि यार अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए तो ये सवाल क्या हम बना सकते हैं या नहीं। तो एक ही सवाल से 4 से 5 सवाल बन जाएंगे और आपको नई नई अप्रोचेस समझ में आएंगी। हालांकि ये काम मैं आपका हल्का भी कर रहा हूं, इसीलिए इतने सारे केसेस में आपको पढ़ा रहा हूं। फिर भी आपको भी यह सोचना चाहिए कि इस सवाल में अगर ऐसा चेंज किया जाएगा तब क्या होगा। और अगर आप ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए अगले केस पे आते हैं। केस नंबर 6, पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड। देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट करे थे? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए जाएं, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिए जाएं। फिर हमने एसिड और बेस मिलाया, फिर हम एक वीक एसिड को लेकर आए, फिर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड लेकर आए, और इस तरह से हम कई सारे केसेस को डिस्कस करते गए। इसमें एक मैंने और भी बताया था आपको, एसिड और बेस मिला दिया जाए तो जिसके मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे वही रिजल्टेंट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर अपने पास 2 वीक एसिड हो तो वो 2 वीक एसिड से रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर आपको इसका कंसेप्ट मालूम होगा तो एग्जाम में कभी आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि पीएच बराबर क्या आएगा। चलिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले पेन चलाने की जरूरत है। तो पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड, यानी जिनका एन फैक्टर 1 है। तो मान लीजिए मेरे पास एक HA नाम का एसिड है।
ये HA नाम का एसिड डिसोसिएट होता है A माइनस H प्लस में, जिसका कंसंट्रेशन C1 था और 1 माइनस अल्फा 1 ये आया, तो ये बन जाएगा C1 अल्फा 1 और ये बन जाएगा C1 अल्फा 1। सही बात है, समझ में आ रहा है सभी को? इक्विलिब्रियम पर। ठीक इसी तरीके से मेरे पास दूसरा वीक मोनोप्रोटिक एसिड है HB। अभी इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। HB, और HB टूटेगा B माइनस और H प्लस आयन में, और इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो जाएगा C2 0 0 और फिर C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, इक्विलिब्रियम पे C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, तो ये क्या बन जाएगा C2 अल्फा 2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2 अल्फा 2, लेकिन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर आ जाएगा C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो अब सोचिए यहां पर H प्लस आयन टोटल, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ऐसे सवाल में आपको इसका Ka1 और इसका Ka2 ये गिवन होगा, और आपको C1 C2 गिवन होगा, बस यही सवाल होगा। दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, Ka1 Ka2 गिवन है और C1 C2 गिवन है, बताओ पीएच कितना होगा? ऐसे सवाल होगा। तो आप ऐसे सवालों को कैसे डील करोगे? H प्लस आयन कंसंट्रेशन मेरा आ गया, टोटल कितना है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। किसी तरह से मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाए तो बस बात बन गई, अब पीएच आ जाएगा। तो अब इन सब के लिए अपने को क्या करना होगा? पहले Ka1 का एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर Ka2 का एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं Ka1 और Ka2 का एक्सप्रेशन। तो यहां पर Ka1 का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो A माइनस H प्लस अपॉन HA बनेगा, और A माइनस क्या था हमारा C1 अल्फा 1, ठीक है ना, और H प्लस आयन कितना था? H प्लस आयन था C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और अपॉन में क्या आ गया था? C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये था Ka1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, पीछे 1 लिया था क्या? इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब अगर इसी तरह से मैं Ka2 बनाऊं तो वो हो जाएगा C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि ये वीक मोनोप्रोटिक एसिड हैं, ठीक है ना, तो यहां पर कोई सब्जेक्टिव पेपर तो बहुत लंबा चौड़ा चल नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपसे सिर्फ 5 ही सवाल लगवाने हैं जेईई के पेपर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा सवाल आएगा ना, तो वो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब है कि ऐसे में आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 नेग्लेक्ट ही करना रहेगा, क्योंकि अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 नेग्लेक्ट नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती जाएंगी, और फिर वो सॉल्व हो तो सकती है लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा आपसे। तो 1 माइनस अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 और 1 माइनस अल्फा 2 को अप्रोक्सीमेटली 1 अगर यूनिटी कंसिडर कर लिया जाए, जैसा कि ऐसे ही सवाल आपको दिए भी जाएंगे, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, तो अगर इसको 1 और इसको 1 कंसिडर कर लिया जाए तो देखिए बहुत आसान हो गया। वो क्या? ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से, C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इज इक्वल टू हो गया Ka1 इंटू C1। एक C1 से एक C1 कट गया, तो यहां पर आ गया आपका, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको, यहां पर आपका आ गया ये C1 अल्फा 1
यहां पर आपका आ गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, जो कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही है, याद है ना, वो आ जाएगा Ka1 अपॉन C1 के बराबर, Ka1 अपॉन अल्फा 1 के बराबर, Ka1 अपॉन अल्फा 1 के बराबर। देख रहे हैं आप? और ठीक इसी तरह से जब आप, इसको मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक इसी तरह से जब आप Ka2 वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो देखिए ये यहां जाएगा, ठीक है, C2 कैंसिल, यहीं से कैंसिल कर दीजिए, C2 कैंसिल, तो ये टर्म पूरा बन जाएगा इसी तरह से, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इज इक्वल टू Ka2 अपॉन अल्फा 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो कुल मिला के आपको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है वो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होता है, और वो Ka1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू Ka2 अपॉन अल्फा 2 के बराबर होता है। देख लीजिए, ये रिजल्ट भी आपके लिए बहुत काम आएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बात आती है पीएच की, तो अगर पीएच की बात आती है तो देखिए आप क्या कीजिए, आप यहां पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा Ka1 इंटू C1, और ये बन जाएगा Ka2 इंटू C2, और ये बन जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 है, वो आ जाएगा अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है पीएच निकालने के लिए। बाकी तो मैंने आपको और भी उससे जुड़ी हुई बातें बता दी। तो दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड में अगर आपको पीएच निकालना है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। समझ पा रहे हैं आप लोग? बस अब आपको Ka1 पता है, C1 पता है, Ka2 पता है, C2 पता है, रूट लगा दीजिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया। जैसे ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया तो क्या पीएच नहीं आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब जब भी सवाल आए ना तो आप ये पूरा का पूरा टर्म इतना बड़ा यहां ना लाना, आप H प्लस आयन को यहीं वैल्यू पुट करके सॉल्व ही कर लेना पहले, और फिर वो फाइनल रिजल्ट यहां लाना। ठीक है? क्योंकि लॉग में अगर वैल्यू फंसेगी, अगर सिंपल होगा तब तो देगा नहीं, और अगर डिफिकल्ट होगा तो जो फाइनल रिजल्ट इससे आ रहा होगा उसी के लॉग की वैल्यू दी जाएगी आपको। अब जल्दी से देखिए और बताइए कितना समझ में आया आपको, और कितना समझ में आया ये अब मैं भी चेक करता हूं। तो सवाल के लिए तैयार हो जाइए। और आप लोगों ने डेरिवेशन इसका देखा ही, अब आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद ही कर लो। जेईई मेन और नीट में आपसे कोई ये नहीं पूछने आ रहा है कि ये जो फॉर्मूले से तुमने सॉल्व किया ये तुमने डिराइव करके लाए थे कि रट के लाए थे, चाहे जैसे लाए हो, उससे क्या लेना देना। तो बस ये फॉर्मूला रट लो अच्छे से। दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड में पीएच निकालने के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसके बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल मैं दे रहा हूं आपको, सॉल्व कीजिए। डिटरमिन द pH of equal volume of two weak acid HA and HB. Both are 0.1 molar concentrated are mixed together. दो वीक एसिड हैं HA और HB, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है 0.1 मोलर, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, और इन दोनों को मिक्स कराया गया।
मिक्स कराने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका पीएच बताओ। Ka1 और Ka फॉर Ha और Ka फॉर Hb गिवन है 10 टू द पावर ऑफ -4 और 10 टू द पावर ऑफ -6। चलिए, अब ये सवाल आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल में आपको ये डिजिट वाइज मिल गया है, सभी की वैल्यू आपको मालूम है, तो आपने जो पीछे डेरिवेशन किया, जो कंसेप्ट सीखा, बस उसको अप्लाई कर देना। तो सवाल सॉल्व करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या करेंगे सभी लोग, बताइए, ध्यान से करना। अभी भी ये अच्छा सवाल है सिखाने के बाद भी। अब आप सोचो आप क्या करोगे यहां पर, कैसे सॉल्व होगा। जल्दी, किसी का आंसर आ रहा है? आंसर तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सप्रेशन भी बता दोगे क्या करूं तो भी समझ में आ जाएगा मुझे कोई समस्या नहीं है। भाई ये तो पता ही चल गया, ये अभी अभी पढ़ा था, अब डिराइव करने से क्या फायदा। H प्लस आयन बराबर √Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2। यहीं पर तो अपने को वैल्यू पुट करनी है ना। Ka1 पता है, Ka2 पता है, C1 पता है, C2 पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें? जी नहीं, एक समस्या आएगी, वो है ये। अगर आपने इस सवाल में H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर अगर ऐसे लगाया 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 0.1 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 0.1, तो ये गलत है, जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चे लगा भी रहे होंगे। तो देखिए, आपको पहले C1 निकालना होगा। 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम V मान लीजिए, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V, तो ये V से V कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.05, ये है C1 और यही होगा C2 भी। तो आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला लिखना है उसमें आप लिखोगे 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 0.05 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 0.05। अब समझे इक्वल वॉल्यूम का मतलब। बस अब क्या है, अब ये वैल्यू सॉल्व करो, यहां से आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा और फिर यहां से आपको pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लगा देना। अब तो कर लोगे ना। C1 C2 में लफड़ा आएगा तो कभी इक्वल वॉल्यूम अगर इस तरह से दिया हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0.1 मोलर जो था V वॉल्यूम था और 0.1 मोलर V वॉल्यूम, इनको मिक्स कराया गया तो टोटल वॉल्यूम तो 2V हो गया ना। वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव। तो सॉल्यूशन के अंदर HA का कंसंट्रेशन और HB का कंसंट्रेशन क्या बन रहा है, ऐसे सॉल्व करना था। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से देखिए और बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस संडे के टेस्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम लगा हुआ है और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन का मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको सेंड कर दिया। लेक्चर नंबर 1 में एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी यूज कर लिए थे और छोटी छोटी केमिकल प्रॉपर्टीज, और अब जो नेम रिएक्शन वाली प्रॉपर्टीज हैं अब उनकी बारी है। तो लगभग 4 से 5 लेक्चर हैं ये टोटल एल्डिहाइड कीटोन के।
तो आपको दूसरा लेक्चर कल मिल गया होगा जिसमें एल्डोल पढ़ाया है मैंने, एल्डोल और क्लेजन श्मिट, तो उसको तैयार करते जाइए। ओके, और अगर कोई रिएक्शन छूट गई है, जैसा कि मैंने कल भी आप सभी को बोला, तो मैं गूगल नहीं हूं, तो अगर कोई रिएक्शन छूट गई है जो कि एनसीईआरटी में है, वैसे मैंने देखा था, मुझे एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन नहीं मिली, तो आप लोगों को अगर मिल गई हो, आप लोगों के पास कोई नई एनसीईआरटी आई हो, तो प्लीज ग्रुप में, मैं कह भी रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई रिएक्शन छूट गई है, आपको मिल गई है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको विद मैकेनिज्म आने वाले लेक्चरों में जरूर आपको पढ़ा दूंगा। मुझे ऐसी नहीं मिल पाई, हो सकता है आंखें कमजोर हो गई हैं पढ़ा पढ़ा के मेरी, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कोई मिल गई हो तो प्लीज आप लोग मेरी इतनी हेल्प जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में सैटरडे तक जितना कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और उससे रिलेटेड सारे केसेस तो सॉल्व हो ही जाएंगे, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक आप मान के चलिए कि ये आएगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम इतना आएगा। 11th वाले बच्चों का अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट इस संडे नहीं हो पाया था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में अप टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये पूरा आएगा 11th वाले बच्चों का, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ आते हैं। अगला केस है पीएच इन केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, केस नंबर 7। अब देखिए, इस अकेले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर बहुत सारे केस हैं, जिसको हम लोग केस ए, केस बी, केस सी नाम से स्प्लिट करेंगे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच कैसे निकालते हैं, अब हमें यह सीखना है। अच्छा, जितने भी मेरे 12th पास आउट वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो हमने पिछले 11th क्लास में भी सीखा था, 12th का जब हम रिवीजन करते थे तब भी सीखा था, लेकिन सर प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल लगाने बैठते हैं तो हमें यह नहीं समझ में आता कि यहां पर फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लगाएं कि यहां पर फॉर्मूला बफर सॉल्यूशन का लगाएं। आप 11th वाले बच्चों से भी मेरा यही कहना है, जब मैं आपको पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दूंगा तो हो सकता है कि आप इसी में कंफ्यूज रहें कि सवाल सॉल्व करने के मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं। अब हम कंफ्यूज इस बात पे हैं कि यहां पर बफर का फॉर्मूला लगना है कि यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगना है। पीएच निकालने के लिए दो कंसेप्ट हैं, बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा, और बफर अभी नहीं हो पाएगा। तो बफर नाम का भी एक कंसेप्ट है जो कि 11th वालों को बिल्कुल नया लग रहा होगा, अभी आने वाली 2-3 क्लासों में आपको समझ में सब आ जाएगा कि बफर क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसका पीएच कैसे निकाला जाता है। ये सारे आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, इन सब का समाधान आपको आने वाले 2-3 लेक्चर में मिल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वाकई में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर इसको सही तरीके से समझा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को मोल कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। आप सबको मोल कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है बताइए। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस बात पे कंफ्यूज रहें कि इसमें बफर का फॉर्मूला लगेगा सवाल में या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लगेगा। आप इस चीज से तो बाहर आ जाएंगे बड़े आराम से। तो जो एक स्टूडेंट का कॉमन डाउट होता है वो यही है, हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड अ बफर सॉल्यूशन। तो कैसे इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, चलिए आइए जानते हैं। हमारे पास ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर जो भी बनेगा, ये बनेगा एसिड और बेस की वजह से। हम सब अभी तक जितना पढ़े हैं उससे हमें ये सब बातें समझ में आ गई कि एसिड दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड
और एक वीक एसिड। इसी तरह से बेस भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। इन्हीं के कॉम्बिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है, सारे राज इसी में छुपे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? वीडियो या वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे वाह, आप लोगों ने आंसर भी बताया पीछे वाले क्वेश्चन का 2.65, वेरी गुड। चलिए, अच्छा है। 0.05 ही लगाया था ना पीछे वाले सवाल में? जो C1 C2 बोला था वो सही लगाया है? ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक बार कैलकुलेशन और देख लीजिएगा, मे बी पॉसिबल कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए। मुझे इसका आंसर याद नहीं था, इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया। चलिए इधर आते हैं। तो मुझे ये जज करना सीखना है कि कब एसिड बेस के रिएक्शन से बफर बनता है और कब एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट आता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएं, कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, फिर ऐसे में चाहे एसिड स्ट्रांग हो या वीक, बेस स्ट्रांग हो या वीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, जिसको हम ये भी कहते हैं कि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया या बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली टाइट्रेटेड। तो अगर एसिड बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर रहा है या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी एसिड बेस आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट की भाषा में समझिए, मोल कॉन्सेप्ट की भाषा में एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बनाता है। वाटर बनाता है या नहीं बनाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर बनाए। कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास H या बेस ऐसे होते हैं जिनके पास OH नहीं होता, वो वाटर नहीं बनाएगा। और अगर एसिड और बेस के पास एसिडिक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है तो जरूर सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो हर एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनाए ये जरूरी नहीं है, हां, लेकिन एसिड और बेस सॉल्ट जरूर बनाएगा। तो अगर एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो मोल कॉन्सेप्ट की भाषा में अगर इसको समझा जाए तो रिएक्शन जब खत्म हुई तो एसिड भी नहीं बचा, बेस भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, 0-0, और कन्वर्ट हो गया सॉल्ट में। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यही हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। यानी अगर एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, एसिड बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है, टाइट्रेट करता है, तो यह कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब बताओ, आपको एसिड की मोलैरिटी वॉल्यूम दे दूं, बेस की मोलैरिटी वॉल्यूम दे दूं, तो क्या आप मोल कॉन्सेप्ट लगा के मिली मोल से चेक करके स्टाइचियोमेट्री को बैलेंस करके ये चेक नहीं कर पाओगे कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, या दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है? अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कर लोगे ना चेक? अरे अभी आज कोई आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म तो हो नहीं रहा है, अभी तो मैंने आपको खूब सारे डीपीपी देना चालू कर दिया है। आप डीपीपी लगाइए, सीपीपी लगाइए। एक आपको असाइनमेंट मिला होगा जिसमें 100 से ज्यादा सवाल होंगे। आप इतने सारे सवाल लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम भी आएंगी, और प्रॉब्लम आएंगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप लोग खुद सीख जाओगे कैसी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, खुद ये जज करने लग जाओगे, है ना? लेकिन सवाल लगाने पड़ेंगे, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो ऐसे निकल आएगी। लेकिन अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें
और इनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए, यानी कि एसिड बेस को कंप्लीटली रिएक्ट ना कर पाए, एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली रिएक्ट ना कर पाए, एसिड बेस को टाइट्रेट नहीं कर पा रहा है या बेस एसिड को टाइट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो अगर एसिड बेस की रिएक्शन में कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा एक्सेस रिएजेंट होता है, और एक बात और इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मेरी बातें, क्योंकि मैं आगे की बातें बता रहा हूं, तो मेरी बातें 11th वाले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रही हैं, लेकिन जितना भी बोलता जा रहा हूं ये सब आप लिखते जाइए, क्योंकि आगे चलकर आपको मेरे सारे वर्ड्स का रियलाइजेशन होगा कि सर ने जितनी बातें हमें यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाने से पहले ही सिखाई थी, एक्चुअल में पूरे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर में यही बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, यही काम की होती हैं। तो अगर एसिड और बेस के रिएक्शन में कोई भी एक लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, देन डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तब वो बफर ही बनेगा। अब बफर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम अभी बात सिर्फ करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन में डिफरेंस पहचानना और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ने में। ठीक है ना? तो ये नोट कर लिया आपने, तो दूसरा नोट कर लीजिए कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है, और इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट तो ये एक्सेस रिएजेंट, या फिर ये एक्सेस रिएजेंट तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ऐसा हुआ देन डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। समझ में आया? नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात जनहित में जारी, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदरवाइज वो बफर नहीं बनेगा। अब आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि सर मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तब आप खुद सोचिए, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। अगर ऐसे में हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग रिएजेंट, तब तो मैंने बता दिया बफर। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, मान लीजिए एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, और यही लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, तो ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका कोई मतलब ही नहीं है, खत्म भी हो गया और कुछ है भी नहीं, तो फिर यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अगर बेस है तो उससे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा आपको फाइनल, बचा हुआ बेस का OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा ना। पहले ये बेस कुछ उसको खत्म कर लिया, फिर ये जितना बचेगा ER निकालना तो आता है ना सबको मोल कंसेप्ट में, तो उससे आपको बेस का OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मिल गया, उससे आप POH निकाल दो और उससे आप पीएच निकाल दो, कहां कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब ये जो पीछे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मैंने केस बताया, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं, है ना? इसमें पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि मैं एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं। इसमें पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि मैं एक वीक एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं। तो ये बेसिक 4 केस अभी मिल गए, और भी मिलेंगे, उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे।
अभी ये बेसिक बेसिक 4 केस है और स्कूल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 केस ही सिखाए जाते हैं। तो 11th वाले बच्चों को सिर्फ अपने स्कूल लेवल के लिए अगर पढ़ना है तो ये 4 केस ही मालूम होने चाहिए। बट जैसा कि आप लोग को भी जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं और आगे पेपर भी देना है, तो आपको सारे केस पढ़ने स्कूल लेवल के लिए सिर्फ इतना काफी होगा। ओके, समझ गए? क्या आपको अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले ही बता दीजिए, अगर अभी कोई दिक्कत है तो पहले मैं इसी चीज को और क्लैरिफाई कर दूं, फिर हम आगे चले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केसेस पे। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, एक बार जल्दी से देखिए सभी लोग। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अपने पीएच के सवालों में, और अब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले 2-3 दिन यही चलेगा। तो पहला केस है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस केस में क्या करते हैं चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाला सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मान लिया। हो बहुत सारे सकते हैं, KCl हो सकता है, आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाकर सॉल्ट बना दो, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट बन जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए NaCl का हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो NaCl किस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा बेटा? तो HCl और NaOH से मिलकर बना होगा। थोड़ा इसको जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि इसमें कुछ रखा ही नहीं है इस पहले केस में, है ना। HCl और NaOH मिलकर क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा। देखिए यहां वाटर बन गया, क्यों? क्योंकि एसिड के पास H और OH बेस के पास है। अगर नहीं होता तब क्या करते? तब सिर्फ सॉल्ट बनता। ठीक है, तो इस सॉल्ट की हम हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं, NaCl सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपके ये रिवर्सिबल लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बनाएगा क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे? तो HCl और NaOH, उसी रिएक्शन को मैंने पलट के लिख दिया। NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये केटायन और एनायन में टूट जाएगा। वाटर को तोड़ते नहीं है, वाटर को नहीं तोड़ देना H और OH में, वाटर H+ और OH- में नहीं टूटता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस में टूटता है। ठीक है, ऐसे तोड़ा तो पाप पड़ेगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ब्रेक हो जाएगा H+Cl- में। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na+ और OH- में। जितने भी कॉमन आयन वाले आपको दिख रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, तो Cl- Na+ हो गया कैंसिल, Cl- और Na+ कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? वाटर गया H+ और OH- में। तो देखिए खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। पढ़ने जा रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पता चला कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। यानी आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इट इज नथिंग बट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब मान लीजिए अगर ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर ही है, और मान क्या लीजिए तो आपको दिख ही रहा है, तो अगर ये वाटर का ही डिसोसिएशन है तो एट 25 डिग्री सेल्सियस आपसे जब कोई पीएच पूछे तो सॉल्व ही मत करो, सीधा ये आंसर दे दो, ये लो भाई पीएच। पीएच कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे? 7, क्योंकि पीएच बराबर पीओएच बराबर 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये NaCl वाला एग्जांपल ले लिया यार, इसलिए ऐसा हुआ। अगर यहां पर मैं n फैक्टर बदल दूं तो शायद कुछ हो जाए, कुछ नया आ जाए। करके देखिए, एक बार H2SO4 के साथ NaOH मिलाइए,
एक बार HCl के साथ CaOH का होल ट्वाइस मिला के देखिए, देखिए यही आएगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो ये घर पर बैठ के आराम से कर लीजिएगा, एक पेज छोड़ दीजिए आप। अगला एग्जांपल आप इसी के नीचे लिख लीजिए, H2SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस 2 वाटर। फिर से Na2SO4 की जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन एनायन में तोड़ दीजिए, वाटर तोड़ेंगे नहीं, और उससे जो H2SO4 बनेगा वो भी तोड़ दीजिए, 2H प्लस आयन और SO4 2 माइनस, और इसी तरीके से आप NaOH को भी तोड़ दीजिए और देखिए यही बनता है कि नहीं। हर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किसी भी आयन की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। इट इज नथिंग बट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर हुज pH वैल्यू फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। क्लियर हुआ? तो पहला केस तो कुछ पढ़ने में कुछ था ही नहीं, केस तो अब आएगा जब हम इनमें से कोई भी एक पार्ट को वीक लेंगे। तो अगला है केस नंबर बी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए देखते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो कोई एग्जांपल लिया जाए भाई, वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लें, तो इससे बनने वाला सॉल्ट क्या हो जाएगा? CH3COONA। वीक एसिड HCN ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? NaCN, सोडियम साइनाइड। इस तरह से आप लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना लोगे। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में ये जो सॉल्ट है CH3COONA, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस वाटर, इस सॉल्ट की हम हाइड्रोलिसिस करना सीख रहे हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब इक्विलिब्रियम लगाओ, सही है, एसिटिक एसिड और साथ में NaOH। देख लो ध्यान से, ये केस अगर आप अच्छे से समझ गए तो C नंबर का केस आप अपने आप कर लोगे। कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अपने आप कर लोगे। तो फिर मुझे सिर्फ आखिरी केस दिखाना रहेगा, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनको कैटायन और एनायन में डिसोसिएट कर दो। तो CH3COO माइनस Na प्लस, साथ में वाटर, इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएट नहीं होगा, समझ रहे हो ना? ये सब रटना नहीं है कि ये डिसोसिएट होता है, ये नहीं होता। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होगा, जो वीक है वो डिसोसिएट नहीं होगा। जो कॉमन आयन दिखे उसको उड़ा दो, तो Na प्लस गया और बचा क्या? ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन, एसीटेट आयन प्लस वाटर रिवर्सिबल विद एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। अभी जब ये पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाए तो आखिरी में लिखिएगा कंक्लूजन। अब वो कंक्लूजन क्या है वो ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में जो वीक एसिड का आयन है एक्चुअल में उसकी हाइड्रोलिसिस हुई। आयन ऑफ वीक एसिड गेट हाइड्रोलाइज। मान लीजिए जब आप अगला केस आप खुद से कर रहे होंगे जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, तो वीक बेस के आयन की हाइड्रोलिसिस वहां पर हो रही होगी। तो केस नंबर बी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस किसका होता है, यह सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो आयन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट हाइड्रोलाइज। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड, समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? NaOH। NaOH का जो आयन है Na+ वो कट गया। स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन हाइड्रोलाइज नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन हाइड्रोलाइज होता है। 2 पॉइंट मिल चुके, ये आप आखिरी में कंक्लूजन में लिखिएगा, ठीक है?
चलिए टाइम t बराबर 0 पे c, इसको क्या लिखें, ये तो 55.55 वैसे ही मैक्सिमम है, तो ये 0 0। टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, c इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया c अल्फा, ये हो गया c अल्फा। क्लियर हुआ। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो यहां पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दैट KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस आयन अपॉन एसीटेट आयन। वाटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप ऐसे समझिए कि यहां पर K इक्विलिब्रियम था और यहां पर वाटर था, और वाटर का 55.55 होता है। कांस्टेंट एक तरफ कर दिया और वो नया कांस्टेंट बन गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। क्लियर हुआ। तो KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसीटेट आयन। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, C अल्फा इंटू C1 माइनस अल्फा, C से एक C कैंसिल, यानी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। KH बराबर आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। जल्दी नोट कीजिए, यहां तक जल्द से जल्द नोट कीजिए। KH बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, तो KH इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया। अगर मैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर दूं तो 1 माइनस अल्फा 1 को अगर लिख दूं तो मेरा अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इसमें इक्वेशन खूब बनेंगी, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन आप ही बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहा है। ठीक है ना, मतलब मैं बना रहा हूं अपनी कॉपी में, आप बना रहे हो अपनी कॉपी में, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हम ही लोग बना रहे हैं तो हम ही लोग सॉल्व भी करेंगे। तो अल्फा बराबर आ गया अंडर रूट KH अपॉन C। जब आप अगला केस कर रहे होगे तो भी आपका ऐसे ही आएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट KH अपॉन C। अब आप देखिए यहां पर आपने KH निकाला जो कि एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन एसीटेट आयन के बराबर आया, इक्वेशन नंबर 1। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? वीक एसिड। तो एसिड का Ka आपको सवाल में गिवन होगा और आपको अभी तो फॉर्मूला बनाना है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी वीक एसिड, उसका डिसोसिएशन करके देखिए। और वाटर तो है ही है क्योंकि यहां एक्वस सॉल्यूशन में सब कुछ चल रहा है, तो वाटर के लिए आप H+ आयन इंटू OH माइनस बराबर KW ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। और आप वाटर के लिए क्या लिख सकते हैं? वाटर गया H+ और OH माइनस में, तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास इज इक्वल टू KW। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये हर जगह काम आएगा। और वीक एसिड जो था वो था एसिटिक एसिड, अगर उसको डिसोसिएट करेंगे तो वो आएगा एसीटेट और H+ आयन। अब यहां C अल्फा अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि C अल्फा वाला सब कुछ आप लिख चुके हैं। आपकी ये मेन इक्वेशन है। आपकी मेन इक्वेशन क्या है? ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की मेन इक्वेशन। तो आपको इसी मेन इक्वेशन पे रहना है, समझ गए? तो देखिए यहां पर आप सिर्फ Ka का टर्म लिखिए। Ka बराबर क्या हो जाएगा? एसीटेट आयन इंटू H+ आयन अपॉन एसिटिक एसिड। पास आउट वाले बच्चे तो समझ गए होंगे मैं क्या करवा रहा हूं और क्यों करवा रहा हूं। 11th वालों को और समझने की जरूरत है। अब देखिए मुझे एक रिलेशन चाहिए, ठीक है?
और वो रिलेशन मुझे किन इक्वेशन से मिलकर मिलेगा? मेरा इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए और 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1, 3, 4 से मुझे एक रिलेशन मिलेगा। क्या आप वो रिलेशन मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? क्या आप वो रिलेशन मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? बाय इक्वेशन नंबर 1, 3 and 4 वी गेट, क्या मिलने वाला है बताइए भाई, क्या मिलने वाला है अपने को? वी विल गेट KH में देखिए एसिटिक एसिड OH माइनस आयन ऊपर है और एसिटेट आयन नीचे। KA में एसिटिक एसिड नीचे है और एसीटेट और H+ आयन ऊपर है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या रिलेशन मिलेगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए यहां एसीटेट आयन ऊपर है और H+ आयन ऊपर है, और यहां पर एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन कट जाएगा। एसीटेट आयन तो कट जाएगा, इसके साथ साथ एसिटिक एसिड भी कट जाएगा। तो मुझे रिलेशन मिलेगा KH इंटू KA बराबर KW। क्या यही मिलेगा? देखिए KH इंटू KA बराबर KW, ये रिलेशन आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो वो KW के बराबर होगा। यानी कि KH बराबर क्या आ गया? KW अपॉन KA। सभी को ये बात समझ में आई या नहीं? ये हो गई मेरी नई इक्वेशन नंबर 5। क्या इस KH की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं? तो ये KH की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये अल्फा बराबर आ गया √KW अपॉन KA इंटू C। ये अल्फा आ गया। खैर ये सब इक्वेशनें मैं बना क्यों रहा हूं? ये सब इक्वेशनें मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड का मुझे Ka पता है, मुझे सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया जाएगा, KW मुझे मालूम ही है 10⁻⁻14 होता है। मुझे निकालना है pH। कैसे आएगा pH, बस इतना सोचना है मुझे। तो देखिए आपकी समस्या सॉल्व हो गई। आपको इस तरह से ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट करना है। और देखिए पीछे मेन इक्वेशन पे जाइए। मेन इक्वेशन में या तो आपको H+ आयन यहां पर दिखेगा या तो OH माइनस आयन दिखेगा, उसी को पकड़ लीजिए। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है? C अल्फा। तो मेन इक्वेशन से अपने को दिखा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? C अल्फा। और C तो पता है, अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? अल्फा की जगह पर लिख देंगे √KW अपॉन KA इंटू C। इस C को अंदर ले आओ तो ये बन जाएगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW इंटू C अपॉन KA। ऐसा एक्सप्रेशन, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। बस अब यहां लॉग लगाओ, POH आ जाएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस 7 से लेस कर देना, ठीक है ना। 7 से का मतलब 14 माइनस POH कर दोगे तो आपका आ जाएगा। अभी 7 क्यों बोला, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रूट लगाए ना तो हाफ आएगा, 14/2 7 आ जाएगा। तो इसमें लॉग लगा दो, बस समझ गए। यहां तक जल्दी से नोट करो और फिर यहां पर दोनों तरफ लॉग लगाओ और इससे आपका POH का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अभी बोलो समझ में आया या नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो OH माइनस आयन बराबर √KW इंटू C अपॉन KA। OH माइनस आयन बराबर, मैं पूरा बता दे रहा हूं, √KW था, KA था, KW इंटू C अपॉन KA।
इक्वेशन नंबर 6 यही था। चलिए लॉग लगाइए मेरे साथ साथ आप सभी लोग लॉग लगाएंगे मेरे साथ साथ। यहां पर आएगा लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। यहां पर लॉग लगाएंगे तो मैं सीधा लिख दूं हाफ लॉग KW इंटू C अपॉन KA। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 1-2 स्टेप खा रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू हाफ, माइनस का मल्टीप्लाई यहां पर भी करेंगे। तो चलिए नहीं खाता हूं मैं, यहीं पे माइनस लगा देता हूं, ठीक है, अभी यहीं के लगा देता हूं, बाद में इसको चेंज कर देता हूं। लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KA, ऐसा होगा। अब देखिए ये तो आपका बन गया POH इज इक्वल टू हाफ। अब अंदर आइए, इस माइनस साइन को अंदर लेके चलिए। तो माइनस लॉग KW की जगह आप क्या लिखोगे? PKW। समझ में आया? इस माइनस को फिर इसके साथ लेके चलो तो माइनस लॉग C, और इसके साथ फिर लेके चलो तो माइनस और फिर माइनस, प्लस ना करना, माइनस लॉग KA को क्या कहोगे? PKA। बोलो भाई क्लियर है यहां का? एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW की वैल्यू होती है 14। PKW बराबर कितना होता है? 14। तो POH इज इक्वल टू हाफ 14 माइनस लॉग C माइनस PKA। ये हो गया, हाफ का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो POH इज इक्वल टू, ये आ गया 7 माइनस हाफ PKA माइनस हाफ लॉग C। ये हो गया POH। ये POH आया, लेकिन अपने को तो pH निकालना है। तो हम सब जानते हैं pH प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। लेकिन ये सब कब लिख सकते हो? एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस करेंगे, तो जब 14 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C। ये फॉर्मूला समझ भी लो और ये फॉर्मूला रट भी लो, क्योंकि पता चला सवाल आया तो आप वहां डेरिवेशन बैठ के कर रहे हो, तो फिर ये बेवकूफी से पेपर छूटेगा। समझ गए? तो ये डेरिवेशन समझ भी लो और ये रट भी लो, दोनों काम कर लो, दोनों काम जरूरी है। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? घर पे जाकर ये डेरिवेशन करना है। घर पे तो आप हो ही, मैं घर पे जाऊंगा, आप लोग तो घर पे ही हो। तो ये लेक्चर एंड होने के बाद ये सब डेरिवेशन अच्छे से लगा लेना। इस वीक बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके टेस्ट में आ रहा है, जिसमें डेरिवेशन है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेटिव पोर्शन भी ठीक ठाक है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। और 12th पास आउट वालों के साथ तो दो बड़े चैप्टर लगे हैं। एल्डिहाइड कीटोन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और आयनिक भी है। अभी आप लोगों को ऑर्गेनिक का टेस्ट का लेवल थोड़ा सा मैंने हल्का रख रखा है, वो इसीलिए ताकि एक बार आप समझ जाओ सारी चीज़ें, और आप सिंपल नीट लेवल वाले सवाल, जेई मेन लेवल वाले सिंपल सवाल कर लो। अभी जब ये सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर से जब चलेगा पार्ट टेस्ट सीरीज, तो फिर से पूरा सिलेबस आएगा पार्ट टेस्ट में, तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा। फिर आएगा फुल टेस्ट सीरीज, तब तक उसका लेवल और अच्छा खासा कर चुके होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि समय कम है, तो टेस्ट की डेट भी, पेपर की डेट भी आ चुकी है,
तो उतने ज्यादा टेस्ट नहीं ले पाएंगे, बट कोशिश की जाएगी कि आपको नंबर ऑफ टेस्ट कुछ तो करवा ही दिए जाए, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और आपके अभी भी टेस्ट इसीलिए चल ही रहे हैं हर संडे। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? चलिए देखिए यहां पर, अब इतना बड़ा डेरिवेशन रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना है। रट के आया होता तो मैं सॉल्व कर लेता क्या? अगर रटना ही होता, मैं फिर कहा यार यहां पर मेमोरी कार्ड मत लगाओ, कुछ स्टेप्स को ध्यान रखो बस, ठीक है? पूरा रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन का ही हाइड्रोलिसिस होगा। यह बात मुझे पहले से पता थी, मैंने वो लिख दी, आपको समझाने के लिए इतना लिखा। अगर आपको भी ये बात पहले से मालूम होती तो आप ये सब लिखते ही ना, डायरेक्ट आ जाते सर यहां पर ऐसा हो C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, आप सीधा KH का एक्सप्रेशन लिखते। यहां पर वीक क्या है? एसिड, तो हर बार एक रिलेशन ढूंढना है, KH KW, और अगर वीक एसिड है तो KA। अगर वीक बेस होता, स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तब KH KW और KB में। जैसे अभी रिलेशन आया है, KH बराबर KW अपॉन KA, अगला केस जब आप करोगे तब रिलेशन आएगा KH बराबर KW अपॉन KB, ऐसे ही रिलेशन आएगा। KH बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, 1 मान लिया, तो अल्फा बराबर अंडर रूट KH अपॉन C अभी आया है, अगले केस में भी आएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट KH अपॉन C। ये KH का रिलेशन उठा के यहां लगा देंगे, बन गई बात। तो अल्फा आ गया। अब आपको, जैसे मुझे यहां की मेन इक्वेशन में OH माइनस आयन दिखा, बराबर C अल्फा लिख दिया। आपको दूसरा, जब आप अगला केस कर रहे होगे C स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आपको यहां H प्लस आयन दिखेगा, तो आप H प्लस आयन बराबर डायरेक्ट लिख देना C अल्फा। तब तो आपको यह भी नहीं, घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी 14 से, है ना? तो बस H प्लस आयन या OH माइनस आयन बराबर C अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट की, लॉग लगाया, आंसर खत्म। चलो अब रटने वाला काम बता देता हूं। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड है तो Ka आता होगा, तो याद रखना जिसमें सिर्फ वीक एसिड है उसका pH होगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, इसमें प्लस प्लस रहेगा सब में, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। अभी अगला जब करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तब उस वीक बेस में क्या आएगा? Kb, तब उसके pH का फॉर्मूला क्या आएगा? मैं आपको बिना पूरा डिराइव किए पहले ही बता दे रहा हूं। तब उसका फॉर्मूला आएगा pH बराबर 7, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तब आएगा 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। यानी वीक एसिड वाले में क्या होगा? जिसमें सिर्फ Ka आता है, सब प्लस में। वीक बेस में क्या होगा? सब माइनस में। अगर दोनों वीक हो जाए, एसिड भी और बेस भी, तो ऐसे में C का टर्म ही नहीं आएगा। जब हम डिराइव करेंगे तो देखेंगे, तब होगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ऐसे चलेगा, ठीक है? तो अभी आप उतना लंबा ना जाओ, अभी बस जस्ट इसके बगल वाले, इसके बाद वाले केस में आओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का आपको डिराइव करना है, और उसका फॉर्मूला आएगा 7 माइनस हाफ pKa माइनस 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। क्या ऐसा आ पाता है? आपको ये डिराइव करके देखना है, और यहां पर अब आप कंक्लूजन लिख लो, जो मैंने बोले थे कंक्लूजन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक आयन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ द आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ओके, चलिए अब ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, इसी पर बेस्ड। एक तो आपको ये काम करना है, ये कर लीजिएगा पूरा। देखिए अब यहां पर नॉर्मेलिटी दे रखी है, एसिटिक एसिड मोनो एसिड, ये एसिटिक एसिड का ही तो सॉल्ट है, तो नॉर्मेलिटी ही मोलैरिटी है क्योंकि एन फैक्टर 1 है। अब आप देखिए ये नॉर्मेलिटी ही मोलैरिटी भी बन जाएगी। अब आपको इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में KH निकालना है,
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो KH क्या होगा ये बताना है आपको। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी अल्फा बताना है, और तीसरा pH बताना है। pH बताना है, कर लोगे। एसिटिक एसिड का pK Ka की वैल्यू, और ये जो यहां पर वीक बेस दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। देखिए यहां पर कहीं भी कोई अमोनियम आयन का यूज नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा डेटा इसे कहते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दे देना। तो ये Kb ऑफ अ वीक बेस दे रखा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी। और फॉर्मूला क्या लगेगा, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। C की वैल्यू ये दी है, सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट बिल्कुल रेडी रखिएगा, और इसके बाद आपको जो दूसरा आपको अपने आप डिराइव करना है वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में आप खुद सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और वीक बेस NH4OH, तो क्या बन गया, अमोनियम के सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड कैसा बन जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब जैसे मान लीजिए अमोनियम का सल्फेट, तो ये भी आपका अमोनियम के जितने भी सॉल्ट हैं इस तरह से बनते जाएंगे, लेकिन उनमें एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस तरीके के सॉल्ट। तो चलिए मैं आपकी मेन इक्वेशन बनवा देता हूं। NH4Cl की हाइड्रोलिसिस करने पर अपने को मिलेगा NH4OH और साथ में HCl। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, अगर सॉल्ट में एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं तो आपको ऐसे रखना है, ये वीक बेस है नहीं टूटेगा। क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन है। तो देखिए यहां पर भी अपनी वही बात प्रूव हुई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले आयन की हाइड्रोलिसिस होती है। और देखिए ये आपकी मेन इक्वेशन में अब की बार H+ आयन आ चुका है, तो C × 1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा। H+ आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, C अल्फा एट टाइम T इक्विलिब्रियम। अब यहां से आप KH का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, NH4OH H+ आयन अपॉन NH4+, बस वाटर तो नहीं गिरी, और वैसे ही बनाइएगा पूरा। समझ गए क्या करना है। तो यहां तक का काम आप रेडी करके रखिएगा, यानी कल की क्लास में आपका ये पूरा डेरिवेशन और वो क्वेश्चन, और साथ ही साथ CPP2 जो मैंने आपको दी है उसको सॉल्व करते जाइएगा। अगर CPP2 में आगे के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको अभी छोड़ दीजिएगा, 1-2 दिन बाद लगा लीजिएगा जब आप सीख जाएं पूरा। अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।